गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। किदवाई कॉलेज से मैं शाइन बानो। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 के सिविक्स का लेसन सेकंड पढ़ेंगे। लेसन का नाम क्या है? संविधान निर्माण। इस लेसन को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज मैं आपको इसका पार्ट 1 पढ़ाऊंगी। इसके पहले लास्ट लेसन मैंने हम लोगों ने पढ़ा है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। हम लोगों ने पढ़ा है लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। तो ये पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा है कि लोकतंत्र में क्या होता है, लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं होते, इसके कुछ नियम होते हैं। तो चलिए बच्चों, हम आप लोगों को जिस जिस टॉपिक पे, जिस बिंदुओं पे हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे, उस सारे बिंदुओं के बारे में आप देख लीजिए। ये देखिए, सबसे पहले तो हम लोग चर्चा करेंगे परिचय का, फिर उसके बाद से दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था और दक्षिण अफ्रीका में कौन थे जो वहाँ के नेता जिनकी वजह से पूरा दक्षिण अफ्रीका आज़ाद हो गया था, देश बन गया था, और हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। इन सारी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस संविधान निर्माण के लेसन को हम स्टार्ट करते हैं बच्चों कि लोकतंत्र में लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं हैं। कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना पड़ता है, और ये जो ऐसे नियम जो होते हैं बच्चों, इन्हीं नियमों, सभी नियमों के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? संविधान। तो ये हमारा हो गया परिचय। तो देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान जो होता है वो नागरिकों के अधिकार, शक्ति और कामकाज के तरीक़ों का निर्धारण करता है। यानी संविधान के अनुसार ही सारा कामकाज होता है लोकतांत्रिक देश में। तो अब हम देखेंगे कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, संविधान कैसे बनते हैं, और इन्हीं में हम एक सबसे बड़ा उदाहरण देंगे दक्षिण अफ्रीका का। दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था इसके बारे में हम देखते हैं। और अब आप इस पॉइंट पे आ जाइए, दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत गौर से सुनिएगा। एक बहुत ही महान नेता नेल्सन मंडेला के बारे में हमने आपको बताएंगे। एक हम उनका कहे हुए बातों को हम आपको बता रहे हैं कि उनका जो ये कहा था कि मैंने गोरों के खिलाफ संघर्ष किया है, मैंने अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है, मैं ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र राज्य की कामना की जिसमें सभी लोग मिलजुल के रहें, सबको समान अवसर हो, और इस आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना ही मेरी ज़रूरत है, और ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। ये किसका कथन है? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो है, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में गोरों की सरकार ने इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया था, और 1964 में इनको जेल भेज दिया गया था। ये देखिए आप, 1964 में इनको जेल में डाल दिया गया था। इनके ऊपर क्या खत ने लगाया था? वहाँ की दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था, और 1964 में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था के लिए आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। 28 साल के बाद बच्चों, 28 वर्ष के बाद से रोवेन द्वीप में इन्हें कैद किया गया था, और 28 साल के बाद से तब ये आज़ाद हुए। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि रंग भेद यानी श्वेत यानी गोरे, अश्वेत यानी काले। तो श्वेत अश्वेत या गोरे काले के बीच यानी रंग भेद के खिलाफ संघर्ष जो हुआ था उसके बारे में इस पॉइंट पे हम अभी डिटेल देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की व्यवस्था यूरोप में गोरे लोगों ने ला दी थी। 17वीं 18वीं शताब्दी में जो व्यापार करने आई यूरोप की कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका को उसी तरह से कर लिया था कि जैसे कि भारत में, लेकिन भारत से उल्टा वहाँ पे गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बस गए थे। और फिर हम आपको बताते हैं कि स्थानीय लोगों ने वहाँ पे अपना, किसकी बात कर रहे हैं हम? दक्षिण अफ्रीका के, वहाँ का शासन अपने हाथों में ले लिया, और उसके बाद से रंग भेद यानी चमड़ी के आधार पर उन लोगों ने अपने वहाँ के शासन को बांटा। आबादी का हिस्सा जो 3 हिस्सा था, और उन्हें बाद में दक्षिण अफ्रीका में स्थानीय लोग जो है चमड़ी का रंग जो होता है काला होता है। तो आबादी
आबादी में उनका हिस्सा 3/4 था। उन्हें अश्वेत कहा जाता था। अश्वेत और अश्वेत के अलावा मिश्रित नस्लें भी थी जिन्हें रंगीन चमड़ा कहा जाता है, जैसे भारत के लोग भी थे। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सब जो क्या करते अपनों को बेहद वो नीचा मानते थे और वोट देने का भी अधिकार उन्हें नहीं था। तो ये रंग भेद की जो ये नीति थी बच्चों, ये बहुत ही दमनकारी नीति थी। गोरों की बस्तियां में इनको रहने की इजाज़त नहीं थी। ये कहीं परमिट मिल के कहीं जाके काम नहीं कर सकते थे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, इन सब जगहों में गोरे या कालों के लिए अलग अलग स्थान तय किए गए थे। काले लोग और गोरों के लिए जो आरक्षित था, उन गिरजाघर तक में ये आरंभ नहीं जा सकते थे। अश्वेतों के साथ को संगठन बनाने के त्रयाभेद का भी विरोध किया जाता था। 1950 ईस्वी में अश्वेत जो अश्वेत लोग हैं, रंगी जो अफ्रीका के जो स्थानीय लोग हैं, उनको अश्वेत कहा था। हम फिर से आपको बता दें, दक्षिण अफ्रीका में जो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, उनको दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों को अश्वेत कहा जाता था। तो अश्वेत और रंगीन चमड़े वाले और भारतीय मूल के जो रंगभेद के लिए लोगों ने संघर्ष किया, विरोध प्रदर्शन किया, हड़तालें की, और इसका जो विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के तले एक झंडे में इकट्ठे हो गए। इसमें कई मजदूर संगठन, कम्युनिस्ट पार्टी भी इकट्ठा थी। लेकिन गोरो सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़े वालों की हत्या कर दी और इनका काफ़ी दमन किया। तो ये तो हमने आपको पढ़ाया कि रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किस तरह का हुआ, कैसे वहाँ के लोगों ने, दक्षिण अफ्रीका के गोरे लोगों ने अश्वेत लोगों के साथ और रंगीन चमड़े वालों के साथ किस तरह का व्यवहार किया। अब आ जाइए इस पॉइंट पे, एक नए संविधान की ओर। रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष बहुत ज़्यादा हुआ बच्चों, तो उन लोगों को, वहाँ की सरकार को ये एहसास हो गया कि ज़ोर ज़बरदस्ती से अश्वेतों पे अपना राज नहीं कायम किया जा सकता है। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव किया और वहाँ पे जो नेल्सन मंडेला को 28 साल तक कैद किया गया था, उनको आज़ाद कर दिया गया। अब ये देखिए आप, ये देखिए नेल्सन मंडेला को 1964 में जेल भेजा गया। 28 साल तक उनको जेल में रखा गया। रोबेन द्वीप एक वहाँ का बहुत बड़ा भयानक जेल है, वहाँ पे उनको कैद किया गया। और जब देखा है जो उन लोगों ने कि जो अश्वेत के खिलाफ संघर्ष होने से, ज़ोर ज़बरदस्ती से हम अश्वेत पे राज नहीं कर सकते हैं, तब 26 अप्रैल 1994 को नेल्सन मंडेला को 28 साल तक कैद करने के बाद आज़ाद कर दिया गया और 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका को एक लोकतांत्रिक देश घोषित कर दिया गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों। और ये दक्षिण अफ्रीका दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हो गई और सभी लोगों की मिली जुली सरकार बनने लगी। तो ये तो हम लोगों ने ये देखा कि वहाँ पे किस तरह का बदलाव आया। ये नए लोकतांत्रिक दक्षिणी अफ्रीका के का जो उदय हुआ, तो वहाँ के जो अश्वेत नेता थे, उन लोगों ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरों सरकार ने जो जुल्म किया है उसको भूल जाए और गोरों को माफ़ कर दे और सभी नस्लों और के स्त्री पुरुष समानता और लोकतांत्रिक मूल्य के साथ मिलजुल के एक नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। तो ये हमने वहाँ के बारे में पढ़ा। इस संविधान में नागरिकों को जितना व्यापारिक अधिकार दिया गया था वो दुनिया के किसी भी संविधान में नहीं दिया गया था। साथ ही ये फैसला किया गया कि मुश्किल मामलों में समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा, न ही किसी के साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा। तो ये इसको बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया और आज जो है दक्षिण अफ्रीका अपने आप को एक इंद्रधनुषी देश कहता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक देश प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश को दुनिया भर की सरकार अलोकतांत्रिक तरीके के लिए निंदा की जाती थी, आज उन्हीं के लोकतंत्र को मॉडल के रूप में जाना जाता है। ये कितनी इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों कि अब वहाँ की इस देश को, दक्षिण अफ्रीका के इस देश को अब आज लोकतांत्रिक देश की दृष्टि से इनको मॉडल, लोकतंत्र के मॉडल के रूप में जाना जाता है। तो अब हम देखते हैं, नीचे आ जाइए, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। संविधान की ज़रूरत क्यों होती है बच्चों? संविधान क्या करता है ये तो मालूम ही है। लोकतांत्रिक देश में सब
कोशिश हो रहा था दक्षिण अफ्रीका में कि सब मिलकर समान रूप से काम करें, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि दोनों को एक दूसरे पे लग रहा था कि भरोसा नहीं था। एक अंदर अजीब सा किस्म का डर था, अपने अपने हितों की करना चाहते थे। श्वेत और अश्वेत दोनों की बात कर रहे हैं, वो अपने अपने हितों की रखवाली करना चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत जो थे वो इस बात के लिए चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले सिद्धांत जो भी हैं उनको अधिकार मिलना चाहिए। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति, अपने विशेषाधिकारों की चिंता थी। तो इस तरह से गोरे लोग जो थे बहुमत के शासन के सिद्धांत तो एक व्यक्ति एक वोट को मान गए, और अश्वेत भी इस बात पे सहमत हो गए कि बहुमत के आधार पे सारे फैसले नहीं होगी, बल्कि इस बात पे सहमत हो गए कि बहुमत के ज़रिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गुरुओं की ज़मीन जायदाद सब पे कब्जा नहीं करेंगे। तो इन चुनी हुई सरकार जो होती है तो क्या करती है, क्या नहीं कर सकती, इसके लिए अब तय किया गया कि एक जो भी बात हो उसको लिखित रूप में रखा जाए। सुनिए गौर से, अब ये तय किया गया कि जो भी बात हो उसको लिखित है। तो ये जो लिखित नियम होते हैं इनमें नागरिकों के अधिकार नियम होते हैं, और ये नियम ऐसे होते हैं कि इनमें कोई आसानी से बदलाव नहीं किया जा सकता है, और इन्हीं बुनियादी नियमों को हम संविधान कहते हैं। आप संविधान निर्माण लेसन पढ़ रही हैं और हमें संविधान की ज़रूरत क्यों? तो जो लिखित नियम हो गए उन लिखित नियमों को ही हम जो बुनियादी उन्हीं नियमों को हम संविधान कहते हैं। तो लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली होती है उसमें दुनिया भर के सभी देश बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है, और यह बात सिर्फ सरकार पे ही लागू नहीं होती, हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है, और इसी पे एक राजनीतिक दल होता है। सभी को एक संविधान की ज़रूरत होती है। ये हम बात कर रहे हैं लोकतांत्रिक संविधान में। तो इस तरह से जो संविधान होता है बच्चों, ये लिखित नियमों की एक ऐसी किताब होती है कि जिससे किसी भी देश में रहने वाले लोग सामूहिक रूप से मानते हैं कि संविधान सर्वोच्च कानून है, जिसमें किसी भी क्षेत्र में रहने वालों को, जहाँ पे उनको नागरिक कहा जाता है, और सभी के बीच आपस में संबंध तय होते हैं। संविधान अनेक तरह का काम करता है। संविधान क्या क्या काम करता है अब आप देखिए। पहला तो ये करता है कि सारे लोग मिलकर आपसी भरोसा सहयोग के साथ रहें। फिर सरकार का गठन कैसे होगा, किसी फैसले पे अधिकार कैसे होगा। दूसरा, तीसरा ये रहता है कि सरकार के अधिकारों की सीमा क्या रहती है और नागरिकों के अधिकार क्या है, ये भी तय करता है संविधान। चौथा ये रहता है कि संविधान तय करता है कि अच्छे समाज का गठन कैसे हो इसमें। इसलिए जिस देश में संविधान होता है वहाँ लोकतांत्रिक शासन की ज़रूरी नहीं कि जहाँ संविधान होता है वहाँ लोकतांत्रिक शासन हो, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन होता है वहाँ संविधान की ज़रूरत बहुत होती है। जैसे कि अब ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की जो लड़ाई हुई तो वहाँ पे भी लोगों ने संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से फ्रांसीसी लोगों ने भी, बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है ना 9th में के फर्स्ट इसमें हिस्ट्री के फर्स्ट में फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान की मान्यता दी थी। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ज़रूरी है कि एक संविधान का निर्माण होना। तो ये हमने देख लिया कि हमें संविधान की ज़रूरत की हो। किसी भी लोकतांत्रिक संविधान में या लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक लिखित संविधान होना ज़रूरी होता है। अब आखिरी पॉइंट पे आ जाइए, भारतीय संविधान में का निर्माण। दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थिति से गुजरा, चूँकि भारत बहुत विशाल था और विविधता से भरा हुआ देश था। तो विभाजन से जुड़ी सीमा की तरफ कई लाख लोग मारे जा चुके, एक बहुत बड़ी समस्या थी। अंग्रेज़ों ने देशी रियासतों के शासकों को आज़ादी दे दी थी कि भारत और पाकिस्तान कहीं भी रहें। तो भारत में संविधान निर्माण जो किया गया, बहुत मुश्किलों के बाद भारतीय संविधान के निर्माण हुआ, और दक्षिण अफ्रीका के संविधान निर्माण की तरह से भारत में भी संविधान बना। आज़ादी की लड़ाई के बाद ही लोकतंत्र समेत आप सारी ये सहमति के बाद से बना। अब 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा। 1931 में कराची में एक भारतीय संविधान बना और आज़ाद भारत की रूपरेखा रखी गई कि भारत का संविधान कैसे होगा। और स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी 18 साल की वक्त के बाद ही सभी लोग ये कर सकते हैं कि आप आज़ाद मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले सारे प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए और इसमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी।
तो हम लोगों ने ये पूरा देखा कि हमें भारतीय संविधान का कैसे हुआ, 1935 के बाद भारत सरकार एक कानून बना और जब आज़ाद हुआ भारत तो 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। तो अब आगे डिटेल हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।